इस वीडियो में ये देखेंगे कि नंबर ऑफ व्हाट इज़ अ कॉसेट, कॉसेट क्या होता है। एंड सेकेंड चीज़ हम ये पढ़ेंगे कि लेरिंग्स थ्योरम क्या होती है, उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कॉसेट्स क्या होता है, जो कि उसी से रिलेटेड है हमारी लेरिंग्स थ्योरम। कॉसेट्स क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं इसकी। डेफिनेशन ये कहती है कि अगर हम लेट कर लें कि जी हमारा क्या है, एक ग्रुप है, हमारा एक ग्रुप है एंड इसका एक क्या है, एच, एक क्या है, सब ग्रुप है। सब ग्रुप, तो सब ग्रुप होता क्या है? सब ग्रुप बेसिकली सबसेट होता है ऑफ जी। एक ऐसा सबसेट होता है जी का जो कुछ कुछ कंडीशंस को फॉलो करता है। जैसे कि एक होता है हमारा सब ग्रुप टेस्ट। सब ग्रुप टेस्ट, सब ग्रुप टेस्ट से हम क्या करते हैं, हम सब ग्रुप फाइंड करते हैं, हमें पता लगाते हैं कि अच्छा हमारा सब ग्रुप है, जी का नहीं है। तो उसमें दो कंडीशंस होती हैं। एक तो देखो आइडेंटिटी एलिमेंट तो होना ही चाहिए, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये है कि हम ये देखते हैं कि हमारा जो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है ग्रुप या नहीं कर रहा है। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है तो वो हमारा क्या होगा, सब ग्रुप में फर्स्ट स्टेप जो होगा वो पूरा हो जाएगा। सेकेंड स्टेप क्या होता है कि इन्वर्स होना चाहिए। अगर इन्वर्स आ रहा है, अगर ए इन्वर्स हो रहा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच, यानी एच में जितने नंबर्स हैं उनके लिए उनका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम कहेंगे सब ग्रुप टेस्ट पूरा हो गया। यानी इन दोनों को अगर ये दोनों अगर फॉलो हो जाती है तो हम ये कहते हैं कि एच हमारा जो है वो सब ग्रुप है किसका, जी का। तो कोसेट क्या होता है? कोसेट बेसिकली ये होता है कि अगर हम जी की बात करें, जी एक ग्रुप हमारा है और एच हमारा क्या है, सब ग्रुप है, ठीक है। तो हम कोसेट क्या कहेंगे, कोसेट को दो तरह से बांटा गया है। एक बांटा गया लेफ्ट कोसेट, एक बांटा गया राइट कोसेट। लेफ्ट कोसेट क्या होता है कि बेसिकली हम क्या करते हैं ना, हम ग्रुप के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं सब ग्रुप से। जैसे कि मैंने कहा लेफ्ट कोसेट, तो लेफ्ट कोसेट क्या होगा कि हम लेफ्ट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए ए एच इजकल टू सच डैट हमारा जो एच है वो बिलोंग करेगा सब ग्रुप को, और ए क्या है, ए बिलोंग करेगा हमारा ग्रुप को। तो ये हमारा होता है लेफ्ट कोसेट। यहाँ पे आप देख सकते हो हम क्या करते हैं, हम ग्रुप के एलिमेंट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। वहीं राइट कोसेट क्या होता है, जब हम उसको राइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वो राइट कोसेट बनता है। तो बेसिकली ये होता क्या है, फाइंड कैसे करते हैं इसको भी एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे कह दिया कि हमारा जो एच है वो क्या है, हमारा एक सब ग्रुप है, ये हमारा क्या है, सब ग्रुप। तो अब इसका लेफ्ट कोसेट फाइंड करना है। तो लेफ्ट कोसेट कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो हम ये देखेंगे कि ये हमारा जो ग्रुप है वो एक क्या इंटीजर है, एक क्या ग्रुप ऑफ इंटीजर। इसमें कौन कैसे कैसे नंबर्स आते हैं, नंबर्स आते हैं जैसे यहाँ से हो गया इन्फिनिटी से जीरो, यानी यहाँ पे माइनस होगा, -2 होगा, फिर यहाँ पे 1 2 से पूरा यहाँ पे इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये हमारे क्या है, एलिमेंट्स है हमारे जेड में। और एच जो हमारे सब ग्रुप है वो हमारा कैसा है, वो हमारा सब ग्रुप जो है वो है 0 +-3 +-6 +-9, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर 3 को बाहर कर लो तो ये क्या हो गया, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, यानी +-इन्फिनिटी। तो हम कह सकते हैं ना कि 3 इंटू जेड है एक तरह से, यानी कि इंटीजर जो है इसका जो सब ग्रुप है उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये एक्चुअली मैंने क्यों किया है बेसिकली समझो, ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने लिखने की कोशिश की है। यानी एच जो है ना वो बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट है, तो उसको एक फाइनाइट तरीके से लिखने के लिए मैंने इसको इस तरह से लिखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या एच को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। इस ग्रुप का जो हमारा इस ग्रुप का क्या होता है, ऑपरेशन होता है, वो एडिशन होता है। वो क्या होता है, हमारा एडिशन होता है, ये याद रखिए। ये क्या है, एक ग्रुप है ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन। तो कोसेट जब हम फाइंड करते हैं तो बेसिकली कुछ इस तरह से किया जाता है, कोसेट फाइंड किया जाता है कि हम क्या करेंगे, हम
ग्रुप की एक एक एलिमेंट को लेंगे, हम क्या करेंगे, ग्रुप की एक एलिमेंट को लेंगे और उसको, और हम लेंगे पूरे सारे एलिमेंट्स जो होंगे हमारे सब ग्रुप के, उनको लेंगे, यानी कि h बिलोंग्स टू h, सारे एलिमेंट जो होंगे सब ग्रुप के उनको लेंगे। फिर इनके बीच में हम ग्रुप के ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, जो कि इस केस में क्या है, प्लस है। तो इससे जो चीज़ बनेगी वो हमारा एक लेफ़्ट कोसेट होगा, अगर हम लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया जीरो। जीरो क्या है, किस में बिलोंग कर रहा है, हमारे बिलोंग कर रहा है जीरो हमारे ग्रुप में। और हमने क्या लिया, हमने एच लिया, यानी कि एच क्या है, हमारा सब ग्रुप। यानी देखो ना, जीरो को सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट से हमें अब क्या करना है, ग्रुप ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यहाँ पे प्लस करना है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो प्लस एच। तो अब देखो, अगर आप ये जो 3z है, इसमें अगर आप हर एक एलिमेंट से, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीरो से हमें पहले जीरो ऐड करेंगे तो जीरो आएगा, फिर जीरो में इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, यही आ जाएगा। फिर यहाँ पे जीरो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, +-6। फिर यहाँ पे जीरो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, +-9। तो ऐसे जाता रहेगा। तो इस चीज़ को आप कैसे ले सकते हो कि ये h आ जाएगा दोबारा, है ना, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट कॉसेट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट लेफ्ट कॉसेट। अब यहीं पे आप राइट कॉसेट बना सकते थे, कैसे बना सकते थे, जीरो को राइट साइड से ऐड कर दो, है ना। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट लेफ्ट कॉसेट। अब हम दूसरा करेंगे, अब दूसरा एलिमेंट लो, 1 + h। हमने क्या लिया, 1 + h लिया, तो 1 + h लिया, तो अब 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या फ़र्क आएगा, देखो। अब देखो मैंने, अब ये जो मैंने फॉर्म बनाया था इसका यूज़ यहाँ पे आएगा। अभी तक जीरो तो ऐड करने में बहुत आसानी थी, लेकिन जब आप 1 ऐड करोगे तो समझना थोड़ा, जैसे कि आपने 1 जीरो में ऐड किया तो जीरो आ जाएगा, ठीक है, 1 + जीरो ऐड किया तो 1 आ जाएगा, ओके, ये तो आसानी से हो गया। अब 1 इसमें ऐड जब करोगे आप, तो यहाँ पे क्या है, +-3 है। तो अगर 1 + 3 करोगे तो क्या आएगा, 4, और 1 - 3 करोगे तो आएगा -2। तो ये दो नंबर आ जाएंगे, डिफरेंट नंबर आ जाएंगे, तो इनको लिखना मुश्किल हो जाएगा ना, लिखने का फॉर्मेट मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने ये बनाया, ये। तो इसको आप कुछ इस तरह से ले सकते हो, 1 + h को आप ले सकते हो 1 + 3z। अब z की जगह आप क्या कर सकते हो, कोई एक स्मॉल नंबर लिख सकते हो। इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, इसको और अच्छे से ऐसे लिख सकते हैं, 1 + 3n, 1 + 3n सच डैट n बिलोंग्स टू z, ठीक है। इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम n का हर एक नंबर लेंगे और उसमें हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम 1 प्लस करेंगे, तो एक तरह से 3z ही तो हुआ, ये 3z हो गया ना, कि n हम कहाँ से उठा रहे हैं, z से उठा रहे हैं, और 3z प्लस किया हमने 1 से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 + h। तो ये हमारा क्या है, 1 + h है, तो ये हमारा क्या आ गया, 1 + 3n हमारा सेकेंड कोसेट्स आ गया, ठीक है, फर्स्ट कोसेट सेकेंड कोसेट। अब थर्ड कोसेट उठाएंगे हम, थर्ड कोसेट के लिए 2 उठाया, 2 + h किया। अब 2 + h किया, यहाँ पे क्या आएगा, 2 + 3n, वेयर n बिलोंग्स टू z, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 3 उठाया, 3 + h किया, यहाँ पे क्या है, 3 + 3n, वेयर n बिलोंग्स टू z। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ आपको नोटिस करो कि 3 + 3n को आप क्या ले सकते हो, 1 + n। अब n क्या है, n एक इंटीजर है, और इंटीजर कुछ ऐड करते तो इंटीजर ही आ जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3m। यहाँ पे m क्या है, m एक इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। अब समझना, 3z जो था उसको अब क्या लिख सकते थे, 3n, वेयर n बिलोंग्स टू z। और ये किसके बराबर था, h के बराबर है। क्यों h के बराबर, देखो 0 + h जो है, आपने यहाँ पे क्या लिखा था, h = क्या है, 3z है, 3z। तो 3z को आप क्या लिख सकते हो, 3n सच दैट n बिलोंग्स टू z, या आप n की जगह कोई और वेरिएबल यूज़ कर लो, 3m सच दैट m बिलोंग्स टू z। तो एक्चुअली में आया क्या है, ये जो आया है एक्चुअली में है क्या, वो एक्चुअली में हमारा h आ गया है।
यानी कि मैं ये बोलना चाहता हूँ सिंपली आपको कि वैल्यूज़ रिपीट करने वाली हैं, अब वैल्यूज़ रिपीट कर रही हैं। जैसे कि आपको एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ यहीं पे, ठीक है, इसको एक मिनिमाइज़ कर लेते हैं और एक और एग्जांपल मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लो अब मैं ले गया 4+h ले लिया, तो यहाँ पे क्या आया 4+h की जगह क्या लिख सकते हैं हम 3n लिख सकते हैं, जहाँ पे n बिलोंग्स टू z होगा। अब इसको कैसे लिख सकते हो आप, इस चीज़ को देखना, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 1+3+3n। तो अब इसको इसमें कॉमन ले लो, कॉमन कैसे लोगे, 1+3 1+n, ये भी एक इंटीजर है, 1+n भी एक इंटीजर होगा, तो इसकी जगह m लिख दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1+3m। तो जो 1+3m है वो किसके जैसा सिमिलर लग रहा है, जो आपने यहाँ पढ़ा था 1+3n पढ़ा था, ये यही जैसा तो लग रहा है। तो इसका मतलब हमारा क्या रिपीट कर गया, 1+h वाला रिपीट कर गया, यानी कि 4+h इज इक्वल टू 1+h आ गया। तो वैल्यूज़ रिपीट क्यों कर रही हैं, इसको आप समझना। तो आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ कि हम क्या करते हैं, हम जब ये जो क्वोशंट में वैल्यूज़ जो ऐड कर रहे हैं ना, ये हम जो A1, ये A2 है, ये A3 है, ये ग्रुप्स वैल्यूज़ उठा रहे हैं, ग्रुप्स उठा रहे हैं और हम H में ऐड कर रहे हैं, है ना। तो ये हमेशा डिफरेंट होनी चाहिए, तभी हमारे डिफरेंट क्वेश्चंस बन के आएंगे। देखो यहाँ पे मैंने जब जीरो ऐड किया, देखो सबसे पहले समझो ये हमारा क्या था, ये हमारा था हमारा H, ठीक है, H हमारा सब ग्रुप था। अब इस H में क्या क्या नहीं आ रहा था, देखो जीरो आ रहा था, कोई बात नहीं, 1 2 और क्या नहीं आ रहा था, 1 2 नहीं आ रहे थे। तो मैंने जो पहली वैल्यू उठाई वो जीरो उठाई थी, क्योंकि जीरो से तो वही H ही आ जाता है, ठीक है, जीरो तो H आ जाता है, तो जीरो मैंने उठाया। फिर मैंने 1 उठाया, क्योंकि 1 इसमें नहीं आ रहा था, इस H में नहीं आ रहा था, तो हमें सेकेंड वैल्यू ऐसी उठानी है जो H में ना आए, ठीक है। तो 1H में नहीं आ रहा था, तो इसलिए हमारा डिफरेंट क्वोशंट बन के आया। उसी तरह 2 नहीं आ रहा था, तो एक डिफरेंट क्वोशंट बन के आया। लेकिन फिर मैंने 3 उठाया और 3 इसमें आ रहा था H में, तो जब 3 H में आ रहा था तो एक ऐसा क्वोशंट बन के आया जो कि मैच करने लगा ऊपर वाले से। अब देखो 4 जो है, ये 4 भी ऊपर आ रहा है, 4 भी आ रहा है या ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये सब हमारे रिपीट करने लग जाते हैं, जब रिपीट करने लग जाते हैं तो हम उसको नहीं, तो हम ट्राई करते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस बने, ठीक है। अब एक और हम करते हैं, अब यहाँ पे देखो ये मैंने एक दूसरा यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। ये हमारा क्या है, k इज इक्वल टू आर नॉट एंड 180। ये हमारा एक क्या है, सब ग्रुप है, किसका, डाईहेड्रल ग्रुप का। ये क्या है, D4 क्या है, एक डाईहेड्रल ग्रुप है। डाईहेड्रल ग्रुप के बारे में हमने पढ़ा था कि जैसे कि मान लो एक स्क्वायर है, ठीक है। अब स्क्वायर को आप कितनी तरह से रोटेट कर सकते हो, मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो आपने इसको एक बार, ये देखो, ये ऐसे मान लो एक एक्सिस है, ठीक है, ये एक एक्सिस है, ये जीरो है, ठीक है, ये 90 है, जीरो है, ये 180 है, ठीक है, ये हमारा O पॉइंट है। तो हमने अभी इसको क्या किया, इसको 90 रोटेट कर दिया। तो 90 रोटेट जब किया तो क्या हुआ, A यहाँ पे आ गया, B यहाँ पे आ गया, C यहाँ पे आ गया, D यहाँ पे आ गया, ठीक है। बॉक्स बीच में आप इमेजिन कर लो, यहाँ पे बॉक्स है। अब फिर से हमने 90 रोटेट किया, फिर हमने इसको यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे ले आया 90 इधर पे। तो क्या होगा, हमारा A यहाँ पे आ जाएगा, A यहाँ पे आ जाएगा, B यहाँ पे आ जाएगा, C यहाँ पे आ जाएगा, D यहाँ पे आ जाएगा। बॉक्स बीच में इमेजिन कर लो आप लोग, ऐसे इमेजिन कर लो, ठीक है। तो एक बार ये क्या किया, 90 रोटेट किया, ये 180 रोटेट किया, फिर एक बार क्या करेगा, एक बार फिर से 90 हम रोटेट कर देंगे। देखो ये 90 हुआ, ये 90 हुआ, तो टोटल कितना हो गया, टोटल ये जो अभी तो रिवॉल्यूशन हुई 180 हुई। अब हम फिर से 90 कर देंगे, तो 180 + 90 270 रोटेशन पूरी हो जाएगी ना। तो तब 270 रोटेशंस होंगी, तो हमारा A कहाँ पे होगा, A यहाँ पे होगा, B यहाँ पे होगा, C यहाँ पे होगा, D यहाँ पे होगा। अब अगली रोटेशन जब हम करेंगे ना, तो क्या होगा, A यहाँ पे आ जाएगा, B यहाँ पे आ जाएगा, D यहाँ पे, C यहाँ पे आ जाएगा, D यहाँ पे आ जाएगा, और ये देखो ये दोनों बराबर आ गए। तो ये जो हमारा बना ना, ये हमारा क्या है, रोटेशन हमने किया, किसका किया, स्क्वायर का। अब इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, हम
हम रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? हम जैसे ये हमारा स्क्वायर है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ए बी सी डी। तो एक बार एक इसको रिफ्लेक्ट किया तो ए बी नीचे आ जाएगा, डी सी ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम कहेंगे इसको हॉरिजॉन्टल हमने रिफ्लेक्शन किया। उसी तरह ऐसे अगर रोटेट करोगे तो बी यहाँ पे चला जाएगा और सी यहाँ पे चला जाएगा और डी इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, वर्टिकल रिफ्लेक्शन हो गया। इसी तरह दो डायगोनल्स की साइड से कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये सारी जो रोटेशन एंड रिफ्लेक्शंस है इनको हमने एक हमने क्या किया, एक सेट में पिरो दिया, ये हमारा एक सेट बन गया। अब ये जो सेट है ये चार कंडीशंस को फॉलो करने लगा। कौन कौन सी? क्लोजर, हमारा एसोसिएटिव, आइडेंटिटी वाली कंडीशन एंड इन्वर्स वाली कंडीशन, तब इसको हमने कह दिया कि ग्रुप बन गया। तो इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, डायहेड्रल ग्रुप कहते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 8 है। 8 ऑर्डर, देखो एक तो हमने ऐसे एलिमेंट लिखे हुए हैं तो हमें पता चल रहा है कि 8 ऑर्डर है। दूसरा चीज़ कैसे पता चल सकता है कि ये जो 4 है ना, 4 को 2 टाइम्स किया तो 8 आया, यानी कि डायहेड्रल ग्रुप अगर DN लिखा है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, 2N होगा। तो इससे हमें डायहेड्रल ग्रुप के बारे में पता चल गया। अब यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, हमने कोसेट्स बनाए हुए हैं, लेफ्ट कोसेट्स। देखो पहले सबसे पहले क्या किया मैंने यहाँ पे ये जो हमारा सब ग्रुप है इससे हमने सबसे एलिमेंट्री एलिमेंट जो है आर नॉट उसको उठाया। यहाँ पे मैंने आर नॉट उठाया, उसको हमने के से पूरी तरह से मल्टीप्लाई किया। तो हमें पता है कि जब हम आर, देखो समझना ज़रा, मैथ की तरह समझो उसको, इस चीज़ को मैं ज़रा स्पेस बना देता हूँ तो थोड़ा समझाने में आसानी होगी। यहाँ पे समझना के क्या है, के हमारा क्या है, के हमारा डिनोट कर रहा है आर नॉट, जो कि एक ऐसा रोटेशन होता है जिसको हम कहते हैं इनिशियल रोटेशन, यानी कोई रोटेशन ही नहीं करना है आर नॉट पे। और 180 मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि अगर ए बी सी डी है और ये एक्सेस हमारी है, ठीक है, तो 90 फिर 90 दो बार रोटेशन होता है। तो जो हम क्या करेंगे, हम आर नॉट को के से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, आर नॉट को हम के से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। के यानी कि क्या है, के यानी कि आर नॉट और आर 180 है। तो पहले ये जो आर नॉट है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, आर नॉट से। तो आर नॉट यानी कि आर नॉट का मतलब कुछ रहेगा ही नहीं, वो वहीं पे रहेगी चीज़। तो ये आर नॉट इंटू आर नॉट क्या दे देगा हमें, आर नॉट। यानी कि देखो ना कि स्क्वायर को हमने मूव नहीं किया है ना, एकदम मूव नहीं किया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो आर नॉट इंटू आर 180 का मतलब क्या है कि पहले हमने एकदम मूव नहीं किया, फिर हमने 180 मूव कर दिया, तो टोटल क्या आ जाएगा, 180 मूव किया। पहले आपने स्क्वायर को मूव ही नहीं किया, ठीक है, फिर आपने 180 मूव कर दिया, तो टोटल कितना मूव किया, 180। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला वाला आ गया। तो हमारा जो पहला वाला ये आया है ये क्या आ गया, आर नॉट एंड 180 आ गया। अब सेकंड देखो, आर 90 इंटू के किया, तो उसमें क्या है कि इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे आर 90 हो गया। तो आर 90 जब हुआ तो सोचो यहाँ पे कि पहले आर 90 को आपने मल्टीप्लाई किया आर 0 में, तो पहले 90 रोटेट किया, यहाँ पे लिखो आर 90 इंटू आर नॉट। तो पहले 90 रोटेट किया, फिर एकदम रोटेट नहीं किया, तो टोटल कितना रोटेशन किया, 90 रोटेट किया, तो ये क्या गया आर 90, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आर 90 को मल्टीप्लाई किस में करना है हमें, 180 में। 180 इसमें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि के की वैल्यूज़ है ना ये, इसलिए। तो समझो, इसको यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, आर 90 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किस में, के में। के क्या है, आर नॉट और आर 270। तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो आर 90 ही आ गया, इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा, देखो समझो, सॉरी यहाँ पे होगा 180, ठीक है। पहले 90 रोटेशन किया, ठीक है। फिर हमने क्या कर दिया, फिर हमने जो पहले स्क्वायर को हमने 90 डिग्री रोटेट किया, ठीक है, पहले हमने स्क्वायर को 90 डिग्री रोटेट किया, यानी कुछ ऐसे। फिर हमने स्क्वायर को 180 रोटेट कर दिया, यानी कि 90 फिर 90, तो टोटल कहाँ पे आ गया, ये 270 पे आ गया, है ना। तो ये क्या हो गया, 270 हो गया, टोटल रोटेशन कितनी हुई, 270 हुई। तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। उसी तरह देखो 180 को जब के से मल्टीप्लाई करेंगे
तो पहले हमने 180 रोटेशन किया, फिर हमने कितना किया, एक भी रोटेशन नहीं किया। समझो, यहाँ पे दोबारा मैं करता हूँ अच्छे से तो समझ में आएगा आपको कि यहाँ पे 180 इंटू के का मतलब क्या है कि मैंने पहले 180 रोटेशन किया, फिर एक भी रोटेशन नहीं किया, तो क्या आया, 180 आ गया। फिर मैंने 180 रोटेशन किया, फिर 180 रोटेशन कर दिया, यानी कि पहले इन्होंने 180 रोटेशन किया, फिर 180 रोटेशन कर दिया, तो जहाँ पे था वहीं पे आ जाएगा, इसका मतलब आर नॉट आ जाएगा। तो देखो आर नॉट आ गया। अब देखो मैं क्या कर रहा था, पहले मैंने आर नॉट से मल्टीप्लाई कराया, ठीक है, फिर एलिमेंट्स ये आए। अब इन दोनों एलिमेंट्स को नहीं लेना, इन दोनों एलिमेंट्स लोगों को सेम आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने R90 लिया, तो यहाँ पे क्या है, R90 270। अब यहाँ पे देखो मैंने R180 दोबारा ले लिया, तो जब मैंने इस वाले एलिमेंट को जो आ चुका है उसको मैंने जब यहाँ पे लिया ना, तो ये जो वैल्यू आई ये h के बराबर आ गई। देखो सेम आ गई ना, रिपीट कर गई वैल्यू। रिपीट क्यों की, क्योंकि मैंने ऐसी वैल्यू ले ली जो कि पहले आई हुई थी। अब यहाँ पे अगर 270 भी लोगे ना तो रिपीट करेगी वैल्यू। देखो मैं दिखाता हूँ ये चीज़। यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मैंने 270 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो पहले 270 रोटेट किया, फिर 90 आर नॉट रोटेट किया, तो क्या आया, R270 आ गया। फिर मैंने 270 रोटेशन किया, फिर मैंने 180 रोटेशन किया। तो समझना क्या करना होता है, बेसिकली क्या करना होता है, थोड़ा इमेजिन करो कि पहले 270 रोटेशन कर लिया है आपने, ठीक है, फिर आपने 90 और रोटेट किया, तो कितना आया यहाँ पे 360, फिर 90 और रोटेट कर दिया, तो यानी कि ये 360 वाली पोजीशन तो जीरो होती है, तो बेसिकली फिर क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, तो R90। तो ये जो है ना R270 R90, ये देखो ये आ रहा है पहले से, तो फिर रिपीट कर रहा है ना। रिपीट क्यों किया, रिपीट इसलिए किया क्योंकि मैंने एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, एक ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ जो कि पहले ही आ चुका है। देखो यहाँ पे आ चुका है ना, R270, उसी को मल्टीप्लाई करा रहे हो। तो हमें हमेशा एक डिस्टिंक्ट, इस पोजीशन पे हमें एक डिस्टिंक्ट नंबर लेना होता है, तब हमारे पास डिस्टिंक्ट कोसेट्स आते हैं। जैसे ये रिपीट कर गया था तो ये भी रिपीट कर गया। तो अब देखो, अब रोटेशन वाले सारे खाली हो गए, तो हमने क्या किया, हमने एक रिफ्लेक्शन से उठाया। तो रिफ्लेक्शन हमने पहले यहाँ पे वी उठाया, तो वी जब उठाया यहाँ पे क्या आया, वी आया, एच आया। अब आप एच यूज़ नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं यूज़ करोगे, क्योंकि एच यूज़ करने से क्या होगा, रिपीट करेगा, तो एच यूज़ नहीं करेंगे। तो एच यूज़ नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, डी डैश यूज़ कर लिया। यहाँ पे अगर डी डैश यूज़ करोगे तो ये कुछ आ जाएगा, तो ये आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी डबल डैश आ जाएगा। देखो ये डी डबल डैश है, ये डी डैश है, डी डबल डैश, तो डी डबल डैश आया, तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स यूज हो गए, तो ये हमारे सारे डिस्टिंक्ट बन गए। तो उसमें डिस्टिंक्ट कितने कितने बने, 1 2 3 4 बने हुए हैं डिस्टिंक्ट, ठीक है। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब एक और कॉल करते हैं, यहाँ पे फाइंड करते हैं, फाइंड लेफ्ट कॉसेट ऑफ, हमारा ये एच ग्रुप है और ये हमारा एक ग्रुप है हमारा, ठीक है, सब ग्रुप हमारा एच है और ये ग्रुप। देखो U30 होता क्या है पहले समझो। U30 का मतलब है कि यहाँ पे एक ऐसे एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर ना जो कि 30 के को प्राइम हो। समझो को प्राइम का मतलब क्या होता है, जैसे कि 1 यहाँ पे आएगा, अब 2 आएगा या नहीं आएगा चेक करते हैं। 2 और 30 जो होते हैं इनके बीच में अगर देखा जाए तो 15 जो होता है, अगर इनका आप देखो डिवाइज़र है ना, इनके बीच में डिवाइज़र देखो, तो 2 जो होता है दोनों को डिवाइड करता है, 2 इसको डिवाइड करता है, 2 इसको डिवाइड करता है। हमें ये चेक करना होगा कि जो एलिमेंट्स हम यहाँ पुट कर रहे हैं, मान लो ए, वो 30 के साथ उनके बीच में कोई डिवाइजर्स नहीं आ रहा हो। जैसे कि देखो मैं एग्जांपल समझाता हूँ, यहाँ पे 2 तो नहीं होगा, ठीक है, 3 देखते हैं। अब 3 और 30 जो है उनके बीच में डिवाइजर्स देखा जाए तो 1 के अलावा क्या हो सकता है, 3 है, तो ये भी नहीं आएगा। 4 देखते हैं, 4 और 30, तो 2 बीच में एक डिवाइजर होता ही है ना, तो ये भी नहीं आएगा, इसको कैंसिल करो। 5 भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 5 हो जाएगा। 6 भी नहीं आएगा, लो भाई कितने सारे नहीं आ रहे हैं, 6 भी नहीं आएगा। 7 देखते हैं, अब 7 और 30 देखो, 7 और 30 जो है ना ये ऐसे नंबर्स हैं कि इनके बीच में डिवाइज़र केवल 1 ही है, तो हम ये कह सकते हैं GCD कह सकते हैं। GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, यानी कि दोनों के बीच में हम ये देखते हैं कि कॉमन डिवाइज़र क्या है, ठीक है।
यहाँ पे हम ये देखेंगे कि 7 जो है रिलेटिवली प्राइम है टू 30। रिलेटिवली प्राइम का मतलब है कि इनके बीच में जो जीसीडी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो सेकेंड एलिमेंट हमारा इसमें आता है वो 7 आता है। उसी तरह देखा जाए तो 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 3 आ जाएगा ना बीच में जीसीडी। 10 भी नहीं होगा, 11 होगा, ठीक है। 12 भी नहीं होगा, 13 होगा, 14 चेक करो, 14 सोचो 2 आता है ना, 2 देखो 2 दोनों को काट रहा है, 14 और 30 में से 2 दोनों को काट सकता है। 2 जो है 2 7 या 14 होता है, 2 15 या 30 होता है, तो 14 में नहीं होगा। 15 में नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 15 ही दोनों को काट रहा है, 15 1 जा 15 2 जा। 16 में नहीं होगा क्योंकि 16 और 30 है ना, कट नहीं रहे, किससे कट रहे हैं सोचो, 2 से कट जा रहा है यार, है ना। और तो 16 नहीं होगा, 17 होगा, 18 नहीं होगा, 19। तो ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे बीच में। अब मैं सबको करके दिखाऊं क्या? चल कर देता हूँ। 20 हो गया, 21, ठीक है। 19 भी मेरे ख्याल से होता है इसमें, ठीक है। 21, तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स बीच में हो जाएंगे, मैं सबको नहीं देखता हूँ। चलो 21 देखते हैं। 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 आ जाएगा, 24 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, 29, हाँ 29। तो ये लास्ट एलिमेंट है। अब देखो, हम डायरेक्ट इसका ये भी निकाल सकते थे, हम ये भी निकाल सकते थे कि इसका ऑर्डर क्या है 5 एलिमेंट का यूज़ करके। तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 15 में, 15 को ब्रेक कर सकते हैं 3 इंटू 5 में। तो बेसिकली इसको ब्रेक कर सकते हैं हम 5 2 5 3 और 5 इसमें। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 4, 4 2 जा 8 होना चाहिए इसका ऑर्डर। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑर्डर है। तो ये क्या होता है ना, ये जो मैंने यूज़ किया है यहाँ पे इसका ऑर्डर निकालने के लिए, उसको हम कहते हैं यूलर फाई फंक्शन। तो बेसिकली इस नंबर को ब्रेक करते हैं इसके प्राइम्स में, जो यहाँ 2 और 3 और 5 में मैंने ब्रेक किया। देन 2 -1 कर देते हैं, 3 -1 कर देते हैं, 4 -1 कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आया, हमारा 8 आ गया। तो अब इसका हमें कोसेट निकालने हैं। तो बेसिकली क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या है 1 और 11 है, सबसे पहले 1 को उठाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। 1 मिनट, एक काम करता हूँ, इसको पहले मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करना है हमें, हमारा जो ये हमारा क्या है, हमारा एच है। तो हम पहले यहाँ पे ए उठाएंगे, ए क्या होगा 1। तो 1 से इसका देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि इस ग्रुप का जो ऑपरेशन होता है वो मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो होता है। मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो का मतलब समझो, मैंने यहाँ पे 29 तक ही क्यों निकाला, इसलिए मॉडुलो का मतलब होता है कि जैसे 30 का हम निकालते हैं 30 मॉडुलो। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, हम 30 से जो छोटी वैल्यूज़ हैं उनको तो पुट करते जाएंगे, ठीक है। उनका तो मॉडल वही आ जाता है, जैसे 1 मॉडल अगर देखें तो 1 ही आ जाएगा, उसी तरह 29 मॉड 30 देखें तो ये 29 ही आ जाएगा। लेकिन जब 30 से वैल्यू आगे बढ़ेगी तब हम क्या करेंगे, उसका रिमाइंडर निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे 31 आ गया, तो हम 30 से माइनस कर देंगे, तो ये 1 आ गया। मैं देखो, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि मॉडुलस का मतलब क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है, क्या ये डिवाइज़र होता है, क्या रिमाइंडर होता है, ये नहीं बताना चाहता हूँ। मैं समझाना चाहता हूँ कैसे निकालना है इसको, ठीक है। आप सोचो इसको एक क्लॉक की तरह सोचो कि आपको 30 से माइनस करना है। जैसे कि 35 आया तो मैंने माइनस कर दिया 30 से 5। अब देखो यहाँ पे आ गया 65, तो यहाँ पे 30 से नहीं माइनस करना है, यहाँ पे 30 के मल्टीपल से माइनस करना है, यानी कि 60, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, ये 5 आ गया, 5 30 छोटा है। तो इस तरह सोचो। अब देखो मतलब क्या होता है, बता दे रहा हूँ, मैथमेटिशियन हो, पता चलना चाहिए मतलब क्या होता है। मतलब होता है ये रिमाइंडर होता है एक तरह से। जैसे कि यहाँ पे मैंने निकालना है 72 का, निकालना है हमें मॉडुलस, है ना। 72 का मैं क्या निकालना है, 72 मॉड 30 निकालना है। तो कैसे निकलेगा, डिवाइड करना होता है। कैसे डिवाइड करना होता है, जैसे उसको डिवाइड करो, यहाँ पे हमें पता है कि 2 जो होता है वो क्या होता है हमारा 60 होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा 12,
तो 12 हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से हम रिमाइंडर निकालते हैं इसका। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कि 30 था, तो 30 से ऊपर वैल्यू नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि जब हम 30 से ऊपर जाएंगे तो दोबारा वैल्यूज़ रिपीट करने लगेंगे। क्योंकि ये क्लॉक की तरह होता है, जैसे क्लॉक में 12 के बाद जब आप 12 के आगे बढ़ते हो, 13 आता है 12 के बाद, लेकिन क्लॉक क्या करती है, 13 को 1 मान लेती है, 14 को क्या बोलेगी, 12 माइनस 40 में से 2 माइनस 12 माइनस करो 2। उसी तरह उसी तरह 24, उसी तरह देखो ना, अगर आप बोले, आपने 19 बोला, तो 19 के क्या होगा, 19 माइनस 12 यानी कि 7, तो ये 7 बचे हैं घड़ी में। तो ये जो हमारी क्लॉक होती है ना घर पे, उसको ज़रा देखना आप ध्यान से। वो हमारा क्या होता है, वो हमारा मॉड मॉड 12 होता है। क्यों? क्योंकि 12 से छोटी वैल्यूज़ को पुट हो गई हैं, 12 से छोटी वैल्यूज़ तो यहाँ पे लिख दी गई हैं, लेकिन जब 12 के ऊपर वैल्यू आती है तो वो 12 से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे मैंने बोल दिया कि कितना बज रहा है घड़ी में बज रहा है 36। तो 36 एक्चुअली में है क्या? एक्चुअली में अगर 12 से डिवाइड करोगे 36 को, तो 3 जा 36 होता है, यानी कि एक्चुअली में क्या बज रहा है, 12 बज रहा है। वही मैंने कह दिया 38, तो क्या बज रहा है, तो एक्चुअली 2 बज रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड किया। ठीक है, तो तो इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा थोड़ा घड़ी की तरह वर्क करता है ये मॉडलेस। ठीक है, बेसिक एक मैंने आइडिया देना था आपको। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का देखो, ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नहीं है, ये मल्टीप्लाई मॉड 30 है। यानी कि हम क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या होगा, मॉड 31, ये हो गया पेयर, ये हो गया 1 मॉड 30, यहाँ पे लिख लो यार, मॉड 30 11। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये 1 इंटू 1 1 होता है, और मॉड 30 एक बड़ी वैल्यू है, उससे छोटी वैल्यू वैसे ही लिख देंगे हम लोग। तो यहाँ पे 11 11 1 जा 11। अब 11 क्या हमारा 30 से छोटा है, तो उसको वैसे ही लिख देना है। तो ये हमारा क्या गया, पहला कोसेट आ गया। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, समझ सकता हूँ, थोड़ा सा आपको दिमाग में आ रहा होगा क्या ये बता रहा है, लेकिन थोड़ा सा 2-3 देखोगे एग्जाम्पल तो आ जाएगा। जैसे कि 1 हो गया, यहाँ पे 11 आ रहा है, तो 11 हम यूज़ नहीं करेंगे, 11 यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें डिस्टिंक्ट कोसेट बनाना है, इसलिए हमें 11 का यूज़ नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, 7 का। तो 7 इंटू 1 11, ये हमारा एच है, और ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई इसका ऑपरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई 1, तो 7 आ जाएगा, और 7 मल्टीप्लाई 7 11, तो 77 आ जाएगा। 77 का क्या निकालेंगे हम, मॉड 30 निकालेंगे। एक्चुअली में यहाँ पे 7 का भी मॉड 30 निकाला जा रहा है, लेकिन इसका मॉड 30 तो 7 ही आ जाएगा, क्योंकि 30 छोटी वैल्यू है ना। और इसका क्या आएगा, मॉड 30। जब इसका मॉड 30 निकालोगे, कैसे निकालेंगे हम, ऐसे सोचना आपको है कि डिवाइड करना है एक तरह से। और आप क्या सोच सकते हो, इसके पास का कोई नंबर सोचो 30 का जो मल्टीपल हो। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, 60 होगा, तो ये क्या आ गया, 17 आ गया, और 17 इसमें बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, हम क्या क्या यूज़ नहीं करेंगे, हम 7 यूज़ नहीं कर सकते, 17 यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि इसको यूज़ करते ही क्या होगा, रिपीट करेगी वैल्यू। हमें रिपीटेशन नहीं चाहिए, हमें डिस्टिंक्ट कोसेट चाहिए। तो 7 यूज़ नहीं कर सकते और 17 यूज़ नहीं कर सकते। अब 11 यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 11 यूज़ हो गया है। 13 यूज़ करेंगे। देखो ऐसे घटता जाएगा धीमे धीमे, 1 इंटू 11, तो यहाँ पे क्या आएगा, 13 आएगा। और 11 इंटू 13 क्या होता है, 143। कैसे आया, देखो जब भी 11 से मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो ये वाला नंबर तो ऐसे उतार दो, ये वाला नंबर ऐसे उतार दो, बीच में ऐड कर दो, तो 4। ये भी बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, मॉड 30 निकालेंगे हम लोग, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा 13। और ये कैसे आएगा, पास का कोई नंबर सोचो, 130 होता है, और 30 10 जा कितना होता है, सॉरी 143 से 30 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 4 जा अगर देखा जाए तो क्या होता है, ये होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 13। तो ये जो वैल्यू है, अब ये 13 दे रहा है। तो उसी तरह आप देखो, ऐसे ऐसे कोसेट निकाले जाते हैं। अब यहाँ पे 19 हम यूज़ करेंगे, और जब 19 यूज़ करोगे कुछ और वैल्यूज आ जाएंगी। तो मैं बेसिक आइडिया समझा दिया है आपको लगता है, तो मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूँ। मुझे लगता है आपको आ गया है कैसे क्वेश्चन निकाले जाते हैं। तो ये क्या आएंगे, सब डिस्टिंक्ट क्वेश्चन आएंगे। कब तक डिस्टिंक्ट आएगा, जब तक आप, जैसे यहाँ पे 13 आ गया ना,
तो 13 को यूज़ नहीं कर सकते हो। मान लो यहाँ पे 19 आ जाता तो 19 को यूज़ नहीं करते हम लोग। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें पढ़ना है लैरिंग्स थ्योरम। तो लैरिंग्स थ्योरम क्या होती है समझते हैं। लैरिंग्स थ्योरम ये कहती है कि अगर एच जो है, एच जी का क्या है, सब ग्रुप है, तो जो एच का ऑर्डर होगा वो जी के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। बेसिकली यही कहता है ना, यही कहता है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ कहती है कि अगर हम जी के ऑर्डर को एच के ऑर्डर, यानी एच के ऑर्डर को जी के ऑर्डर से डिवाइड करेंगे, हम क्या कह सकते हैं, एच का ऑर्डर जी के ऑर्डर को डिवाइड्स करता है। तो अगर इस फॉर्म में अगर लिखोगे ना तो ये हमें क्या देगा, हमें नंबर ऑफ कोसेट्स देगा। कैसे देगा जो समझते हैं थोड़ा। यहाँ पे देखो ये चीज़ को, ये जो आप देख रहे हो ना नंबर, थोड़ा नीचे थोड़ा ले आते हैं ये। तो हम देखो जब कोसेट्स बनाते थे ना, कोसेट, तो बेसिकली हम क्या करते हैं कोसेट बनाते समय। कोसेट बनाते समय देखो पहली बात तो जैसे ये जी है, ये हमारा क्या है, जी, जी हमारा क्या ग्रुप है, और एच हमारा क्या सब ग्रुप है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम बांटते हैं, हम जी को पार्टीशन कर देते हैं, पार्टीशन कर देते हैं इनटू कोसेट्स में। हम कोसेट्स में बांट देते हैं। जैसे कि देखो पहले हमारा क्या होता है, जी का हम क्या निकालते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, एच से। तो वो हमारा क्या आता है, एच, यानी कि पहला हमारा कोसेट आ जाता है। अब तो वो अलग बात है, आप लेफ्ट कोसेट निकाल रहे हो, राइट कोसेट निकाल रहे हो, ठीक है, वो अलग चीज़ है। तो आप लेफ्ट कोसेट निकाल रहे हो तो हमारा ये पहला लेफ्ट कोसेट आ गया, जो कि ये है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट लेफ्ट कोसेट है। अब हमने क्या किया, एक ऐसा एलिमेंट लिया G1, इसको थोड़ा और बड़ा करके लिखता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमने एक ऐसा एलिमेंट लिया G1, G1 कहाँ में बिलोंग कर रहा है, G1 बिलोंग कर रहा है ग्रुप में, और H जो है वो एलिमेंट कहाँ का है, H का है ना, H सब ग्रुप का। तो अब हम एक डिफरेंट एलिमेंट लेंगे G1, जो कि इस वाले में नहीं आ रहा होगा। अब उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तब हमारा क्या बनता है, हमारा लेफ्ट कोसेट बनता है, जो कि हमने पढ़ा है अभी तक पूरा, मैंने निकाला है ऊपर, जो जो कुछ निकाल रहा था वो यही था। ठीक, अब ये ना कंफ्यूज होना कि यहाँ पे G1H का क्या मतलब, मल्टीप्लाई ही होता है क्या हर बार, नहीं। अगर ऑपरेशन प्लस का है तो प्लस हो जाएगा, अगर ऑपरेशन किसी और चीज़ का ऑपरेशन है तो और तरह से होगा। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन लेके चल रहा हूँ जनरल फॉर्म में। फिर मैं क्या करूँगा, डिफरेंट लूँगा एलिमेंट G2, और उसको मल्टीप्लाई करूँगा ग्रुप के हर एक सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट से। तो मेरा एक डिफरेंट कोसेट बन जाएगा G2H। उसी तरह मैं कोसेट बनाते रहूँगा, जब तक, कब तक बनाऊँगा, जब तक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे यूज ना हो जाए। देखो यहाँ पे कोई भी दो जो कोसेट्स हैं वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं ओवरलैप कर रहे हैं, क्योंकि G1 अलग है G2 से, G3 अलग है G4 से। जैसे नहीं मैं कह रहा था कि यहाँ पे ऊपर मैं कह रहा था इस जगह पे कि यहाँ पे ये जो है वो दोबारा रिपीट नहीं करना है हमें। जैसे यहाँ पे रिपीट करने से क्या होता है, वो कोसेट दोबारा रिपीट हो जाता है। तो अलग अलग कोसेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक बार जो एलिमेंट आ गया उस एलिमेंट को यूज़ नहीं करना है दोबारा। जैसे यहाँ पे 270 आ गया तो 270 दोबारा यूज़ नहीं करना है। अगर यूज़ करोगे तो एक ऐसा लेफ्ट कोसेट बन जाएगा जो कि रिपीट कर जाएगा। ठीक है, तो मैं ये क्यों कहता था, मैं इसीलिए कहता था क्योंकि हमें जब हम ये करते हैं ना तो हम ये ट्राई करते हैं कि ओवरलैप ना करें। तो देखो जब ये ओवरलैप नहीं करता है ना, तब ये क्या करता है, ये जी को जो कि हमारा ग्रुप है उसको बांट देता है, ऐसे ऐसे बांट देता है। ठीक है, अब देखो बांटने से क्या हुआ, बांटने से ये हुआ कि हमें पता है कि जो जीवन है, जीवन वो एच के जितने भी एलिमेंट हैं, मान लो एच के एलिमेंट है, डी एलिमेंट है एच में, तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहा है। यानी कि जीवन ए, जीवन बी, जीवन सी, तो ऐसे ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं, ये डी एलिमेंट्स हैं। तो इसमें टोटल जो आएगा ये इसमें जो एलिमेंट होंगे टोटल, वो कितने एलिमेंट हो जाएंगे, वो डी एलिमेंट ही तो होंगे। क्यों क्यों सोचो, इस चीज़ को सोचो तरह। कैसे समझाऊं, देखो ऐसे समझते हैं। हम्म, जैसे कि यहाँ पे ये हमारा एच था ना, एच था 111। तो ऐसे समझो जैसे कि U30 जो है एक हमारा क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है, उसमें हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है 1 है,
जब उससे मैंने मल्टीप्लाई कराया एच का तो एच ही आ गया। देखो यहाँ 111 था, 111 आ गया। अब हमने क्या किया, एक डिफरेंट एलिमेंट लिया। डिफरेंट एलिमेंट कैसा लिया हमने, हमने यहाँ पे लिया 7। 7 को जब हमने मल्टीप्लाई कराया एच से तब क्या हुआ, तब हमारे कितने यहाँ पे एलिमेंट आ रहे हैं अंदर, अंदर 2 एलिमेंट आ रहे हैं, 7 आ रहा है, एक 17 आ रहा। तो 2 ही क्यों आ रहा है, 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच क्या है, 2 है। तो हमने क्या किया, 7 को पहले इन दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराया, तो 7H जो बना, ये क्या हमारा 7H। तो 7H में कितने एलिमेंट होंगे, 2। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे D एलिमेंट्स हैं, अगर यहाँ पे H में D एलिमेंट्स हैं, तो G से जब मल्टीप्लाई कराओगे तब भी D एलिमेंट रहेंगे। जैसे ऊपर 2 एलिमेंट था, 2 एलिमेंट रह रहा, तो ये कितने एलिमेंट हो गए, D, ये भी 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 D, है ना। तो और इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर मान लो n। तो सोचो कि मैंने n को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सोच लो। हमने n को डिवाइड कर दिया किसके बेसिस पे, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के बेसिस पे, सब ग्रुप के बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया। तो वही चीज़ मैं बताने कुछ कर रहा हूँ कि जब आप नंबर ऑफ कोसेट फाइंड करोगे ना, तो वो कैसे आएगा, वो आएगा G इजगल टू H मल्टीप्लाई के इज़ द नंबर ऑफ कोसेट्स। ठीक है, यानी कि देखो n क्या है यहाँ पे, n इजगल टू क्या हो जाएगा, n इजगल टू हो जाएगा d मल्टीप्लाई कितने ही कोसेट्स होंगे, मान लो ये कोसेट्स यहाँ पे कितने 9 है, तो 9 कोसेट्स के बराबर है ना। ये क्या होगा, d प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी, इन सबको ऐड कर दोगे तो ग्रुप का जो ऑर्डर है वो आ जाएगा ना। तो बेसिकली मैं समझाया कुछ कर रहा हूँ कि लेरेंस थ्योरम ये कहती है कि जो हमारा ऑर्डर होता है सब ग्रुप का, वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप को, और जो हमारा नंबर ऑफ कोसेट्स होता है वो कुछ इस तरह से निकलता है। सेकेंड थिंग, लेफ्ट कोसेट कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स ऑफ दिस इन दिस। ये कितने ऑर्डर का है, ये 2 ऑर्डर का है। ये कितने ऑर्डर का था, ये हमारा था ऑर्डर कितने ऑर्डर, 8 ऑर्डर का था। तो कितने कोसेट बनेंगे, 4। ये कितने ऑर्डर का है, 2। ये ऑर्डर 8, तो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। ठीक है, और देखो ऊपर अब देख लेते हैं हम लोग, ये देखो 1 2 3 4, 4 बन रहा है, और ये तो रिपीट कर गया था, इसको काउंट ना करना। उसी तरह थोड़ा ऊपर आ जाते हैं यहाँ वाले पे, यहाँ पे डिस्टिंक्ट कितने बन रहे थे हमारे बन रहे थे, एक ये बन रहा था 2 वाला, एक 1 वाला बन रहा था, ये वाला डिस्टिंक्ट बन रहा था एक ये, तो 3 डिस्टिंक्ट बन रहे थे। अब 3 डिस्टिंक्ट क्यों बन रहा था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3z है और z है इंटीजर। तो हमारा जो 3z है, अगर देखो यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 मल्टीप्लिकेशन में है ना, इसीलिए यहाँ पे 3 बन रहे थे, समझो 3z अपॉन z, तो 3 आया ना, इसीलिए यहाँ पे 3 बन रहे थे। तो आपको मैं लेरेंस थ्योरम समझाया कुछ कर रहा था। लेरेंस थ्योरम क्या मदद करती है हमें ये बताने में कि कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप बन सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कह दिया कि ग्रुप का जो ऑर्डर है वो कितना है, 323 है। ठीक है, तो समझे ना, 323 को आप लिख सकते हो 17 इंटू 19। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं सब ग्रुप के। अब सब ग्रुप का ऑर्डर जो होता है वो होता है जो कि ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड करता है। तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे 1 आ सकता है, 17 आ सकता है, 19 आ सकता है, 323 आ सकता है। ये जो कि ग्रुप का सब ग्रुप का ऑर्डर 1 भी हो सकता है, जो कि 1 भी डिवाइड करता है इसको। 17 भी हो सकता है जो कि 17 भी डिवाइड करता है इसको। 19 भी हो सकता है जो कि 19 डिवाइड करता है। तो ये सब क्या है, पॉसिबल ऑर्डर्स हैं सब ग्रुप के। तो हम लेरेंस थ्योरम का यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है, कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप की पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया। लंबा वीडियो बहुत हो गया है, लेकिन मुझे होप है कि आपको पूरा समझ में आ गया। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।